हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह हिंदी जो पिछला वीडियो आया था उसके आगे का ये जो है दोस्तों आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्र भाषा के रूप में विकास है। यहाँ से मतलब दोस्तों आपका ये हिंदी और राष्ट्रभाषा के रूप में जो विकास हुआ है, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। क्योंकि आपकी जो पिछला वीडियो था ना, यहीं से आपका मैंने बताया था कि आपका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब हिंदी का विकास और राष्ट्रभाषा के विकास में क्या योगदान रहा, क्या हुआ, कैसे ये हिंदी स्वतंत्र संग्राम के दौरान ये अपने भाषा के रूप में विकास किया, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और दोस्तों, ये आपका जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से आपके थ्योरी से ज़्यादा करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्या दोस्तों बहुत ध्यान देना पड़ता है हिंदी के थ्योरी पर। फिर इसके बाद आपकी जो वस्तुनिष्ठ होता है, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन बनता है, वहाँ पर ध्यान देना होता है। ध्यान क्या देना होता है कि ये क्वेश्चन बना कैसे है और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। क्योंकि जब एग्जामिनर एक बार या फिर अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन बनाते हैं वहाँ पे, तो दोस्तों होता क्या है कि वो ऑप्शन चेंज कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन वैसे रहते हैं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं, या क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ऑप्शन वही रहने देते हैं। अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा थ्योरी आप थोड़ा क्या दोस्तों ध्यान दे के आप एक बार दो बार देख लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपके माइंड सेट होगा कि ये हमने पढ़ा है और आप आसानी से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर पाएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो कि आपके 100% क्वालिफाई क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के। और दोस्तों विश्वास नहीं होगा, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको 100% विश्वास होने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि आपकी जो थ्योरी आया हुआ है ना, तो आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे बना हुआ है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चलेंगे इस पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी टाइप के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के हों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्पेशली ऑल इंडिया एग्जाम के हिंदी जो आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं, सारे यहाँ से इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ से देखिए दोस्तों, आपके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। यहाँ पर राष्ट्रभाषा के बारे में पहले देखने वाले नेशनल लैंग्वेज होता क्या है। तो नेशनल लैंग्वेज आपका जो है दोस्तों राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। और ये नेशनल लैंग्वेज आपका जो राष्ट्रभाषा है ना, ये राष्ट्रभाषा आपका शाब्दिक अर्थ है। इसमें क्या होता है, समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा, जिसे जन भाषा, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रभाषा ये आपके शाब्दिक अर्थ हैं, और ये जन जन विचारों और विनिमय के माध्यम से आपकी राष्ट्रभाषा होती है। और जो जनभाषा के रूप में आपके आम जन भाषा की जो समस्त राष्ट्र होते हैं, समस्त राष्ट्र के आपके जो विचार होते हैं, रखने का, लिखने का, आपके समझने का माध्यम होता है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा दूसरा पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रभाषा आपकी राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जो जनता है, जब स्थानीय एवं तत्कालिक, स्थानीय मतलब दोस्तों जहां आप निवास करते हैं, स्थानीय और तत्कालिक हितों एवं पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की नई भाषाओं में विकास, राष्ट्रभाषाओं में राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझाने लगती है, तो वही आपकी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पर, अब आइए तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब स्वतंत्रता आपको प्राप्त होगी तो आपकी एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। तो भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने किया है। यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आपकी विशेषतः 1900 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी राष्ट्रभाषा बनी, ठीक है। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आपके ये दोस्तों 1900 ईस्वी से 1947 तक ये राष्ट्रभाषा बनी रही। और चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट यहाँ पे ये आपका चौथा पॉइंट है।
तो इसमें राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द हैं। और पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों, ये पांचवा पॉइंट, तो पांचवा पॉइंट आपका है राष्ट्रभाषा आपकी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को छोड़ने का काम करती है। अर्थात दोस्तों देश जोड़ने का काम करती है, सॉरी, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपके राष्ट्र जो सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराएं आपकी होती हैं, सभी के होते हैं, अलग अलग मान्यता होती है, अलग अलग परंपराओं के अनुसार अपना सामाजिक कर्तव्य निभाने का कार्य करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का भी काम करती है। अर्थात ये राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच, देखिए यहाँ समुदाय आपके बता रहे हैं ना, ये आपकी अलग अलग जगह पर अलग अलग सांस्कृतिक होती है, मान्यताएं होती हैं, भाषाएं होती हैं। अपने भारत में लगभग 17 बोलियां प्रमुख मानी गई हैं, आपकी 5 होती हैं, तो आपके लगभग आपके 22 हो गए हैं, आपकी भाषाएं जो है 22 हो गई, लेकिन आपको 17 आपकी प्रमुख भाषाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ना, तो आपकी जो मैंने बताया कि आपकी प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक सांस्कृतिक आपकी ये भाषाएं देश को जोड़ने का काम करती हैं। ये राष्ट्रभाषा आपकी समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना होता है। तो आपका ये पांचवा आपका कंप्लीट हो गया पॉइंट। आइए नेक्स्ट पर देखिए छठवां क्या कह रहा है कि आपका छठवां आपका दोस्तों राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। और राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसका व्यापक जनाधार होता है। जनाधार मतलब हम सब आप लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जो है ये भाषाएं जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी भाषाओं के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या होता है कि आपके संपर्क होता है। जैसे मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ अपनी भाषाओं से, तो ये क्या होता है कि ये भाषाएं आपकी व्यापक जनाधार होता है। जैसे कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचाना, आप तक मेरी भाषाएं आप तक पहुँचना, या फिर मैं अपनी भाषाओं का या फिर अपने इस चैनल में जो बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको जो बता रहा हूँ, तो ये आपके समझने और आपकी भावनात्मक तरीक़ों का ये जो संपर्क होता है, ये आपके राष्ट्रभाषा का ये संपर्क भाषा होती है, इसका व्यापक जनाधार होता है। तो आपके यहाँ पर राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। मैंने अभी बताया ना कि जैसे हमारी आपकी भावनात्मक तरीक़ों से, या फिर कोई आपके जैसे मैं कोई भाषा बोल रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप तक ये मेरी भाषाएं पहुँच रही हैं, जितने लोग देख रहे हैं, तो ये आपके भावनात्मक और ये संपर्क राष्ट्रभाषा के रूप में आपके हिंदी जो है ना, यहाँ पर बोले जाते हैं अधिक। तो दोस्तों आपकी ये लगाव हो जाता है, तो यही आपका ये हिंदी के बारे में बता रहा है। तो अब आइए 8वां पॉइंट पर। तो राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप है ये लचीला होता है, और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ये राष्ट्र जो भाषा है आपके, ये स्वरूप क्या होता है, ये लचीला होता है। कभी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी राष्ट्रभाषा कैसा है, तो आपकी राष्ट्रभाषा लचीला होता है, और इसमें जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट पर आपका ये हिंदी का जो स्वतंत्रता आपका था, तो ये 1900 से 1947 ईस्वी तक रहा। अब आइए अंग्रेजों का योगदान, इसमें क्या है योगदान में अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का योगदान में आपका पॉइंट आया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंटें देख लिया जा रहा है। तो अंग्रेजों का योगदान में आपके राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा लिंक लैंग्वेज हो गया। राष्ट्रभाषा आपके सारे देश की संपर्क भाषा होती है, जिसे लिंक लैंग्वेज होती है, लिंक लैंग्वेज हो गई। तो आपकी हिंदी दीर्घकाल से सारे देश में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि ये दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य, रामानुज आदि ने भी इस भाषा के माध्यम से अपने मतों का विचार किया था। और अहिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवियों जैसे असम के शंकरदेव
और महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, फिर गुजरात के आपके नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इस भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो कवि हैं आपके, जो कवि हैं इसमें आपके साहित्य के माध्यम बनाया गया था ये। तो अहिंदी भाषी जो राज्यों के भक्त संत हैं, तो ये जो है साहित्य के माध्यम बनाए हुए थे। तो ये इसमें अंग्रेजों का योगदान देखते हैं आगे। तो इसमें यही कारण था कि जब जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें पेश आई, तो जो कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष लाभ देखकर मुक्त कंठ से हिंदी को सराहा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? अब आइए नेक्स्ट पर। यहाँ पर अंग्रेजों के समय में ये इनका योगदान रहा दोस्तों। आप समझ पा रहे हैं, ये अंग्रेजों के समय में ऐसा हुआ है, तो उनका योगदान इसमें रहा है। तो इसमें देखिए, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, और भी क्या इसमें हुआ था अंग्रेजों के समय में जो योगदान दिए हुए हैं। तो आपकी ये सी और टी मेटकाफ ने, आप ये जो है ना सीटी, जिसे सी और टी मेटकाफ ने 1806 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु जॉन गिल क्राइस्ट को लिखा। दोस्तों देख रहे हैं, ये सीटी मेटकाफ जो है ना 1806 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु जॉन गिल क्राइस्ट को लिखा। और भारत के जिस भाषा में भी मुझे काम करना पड़ता है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने का या करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, ये दोस्तों ये अब देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि टॉमस रोबक ने 1807 ईस्वी में लिखा है, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ठीक है, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखना चाहिए। तो इंग्लैंड वाले क्या कह रहे हैं कि जो लैटिन सेक्शन या फ्रेंच आप बोल रहे हैं उसके बदले आप अंग्रेजी सीखनी चाहिए, और वैसे ही जब भारत आने वाले को अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पर दोस्तों, आपके अरबी फारसी न सीख के, आपके संस्कृत न सीख के हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। ये आपके जो हैं टॉमस रोबक ने बताया है। तो यहाँ पर जब भारत आने वाले हों तो आपके अरबी फारसी शुरू में थोड़ा सा प्रचलन में आया हुआ था। तो ये जो है ना दोस्तों, ये आपकी जो संस्कृत है आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपकी ये संस्कृत से आपकी ये भाषाएं आई हुई हैं। इनकी जन्मदाता जो हैं सबसे फर्स्ट में आपके संस्कृत ही हैं। तो ये इस समय जो आधुनिक में चल रहे हैं, तो इसके लिए जो है इसमें आपको बताया गया है कि ये आपके या आधुनिक हो या पिछला भी हो सकता है। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी सीखना चाहिए। तो अब आइए नेक्स्ट पर। विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा है, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। कौन कहे? विलियम कैरी ने। और कब किए? 1816 ईस्वी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि H.T. कोलब्रुक ने लिखा है, जिस भाषा का व्यवहार
भारत में प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं। उसी का अर्थात नाम हिंदी है। समझ पा रहे हैं? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा ग्रेट लैंग्वेज फ्रैंका कहा है। ठीक है, आम बोलचाल की महाभाषा कहा है, तो इसमें जो आपके इंग्लिश में आया हुआ है तो ये ग्रेट लैंग्वेज फ्रैंका कहा है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इन विद्वानों के मंतव्यों से स्पष्ट है कि हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रसार एवं प्रयोगगत लचीलेपन के नेक्स्ट है दोस्तों, लचीलेपन के कारण अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाया है। उस समय हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानी जाती थी, जो 2 लिपियों में लिखी जाती थी। अंग्रेजों ने हिंदी का प्रयोग में लाकर हिंदी की संभावनाओं की ओर राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का ध्यान खींचा। अब आइए नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका आया हुआ है दोस्तों, धर्म और समाज सुधारकों का योगदान। इसमें दोस्तों धर्म समाज सुधारकों का योगदान है, और ये पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि इसमें हुआ क्या है, धर्म और समाज और सुधारकों का योगदान में हुआ क्या है। आपका धर्म और समाज में क्या हो रहा है उस टाइम, और इस टाइम आधुनिक युग में कैसे चल रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़कर फिर देखकर समझकर आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, और यहाँ पर आप इसे थोड़ा जान सकते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी है क्या चीज़, हिंदी तो सभी पढ़ते हैं लेकिन पता तो कुछ नहीं रहता कि होता क्या चीज़ है, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता कैसे है। जो पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं कि हिंदी है क्या चीज़। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी धर्म समाज सुधारकों की प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को भापा और हिंदी की हिमायत की। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्राह्मण या ब्रह्मा समाज 1828 ईस्वी के संस्थापक राजा राममोहन राय ने कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ईस्वी में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा, उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। और एक अन्य ब्रह्म समाजी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए स्तुत्य योगदान दिए। ये रहा आपके समाज और धर्म सुधारकों के योगदान। तो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आपके जो है ना आर्य समाज आया हुआ है। तो ये 1875 ईस्वी में आर्य समाज जी का यहाँ पर उल्लेख दिखाया गया है। तो आर्य समाज कब आया है? तो आर्य समाज आपका 1875 ईस्वी के संस्थापक दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे एवं गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार थे। हिंदी का उन्हें सिर्फ काम चलाऊं ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में लिखा। उनका कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे इस आर्य भाषा को सर्वात्मना देश उन्नति का मुख्य आधार मानते थे। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वे कहते थे, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने बोलने लग जाएं। ये आर्य भाषा के विकास के समय दोस्तों इतनी विकास अच्छी तरह से यहाँ पर
दयानंद सरस्वती जी ने, ये गुजराती भाषी आपके भारतीय गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार भी थे। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज में आपके 1875 ईस्वी में संस्थापक थे और हिंदी में काफ़ी योगदान दिए। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके अरविंद दर्शन के प्रेरणा अरविंद घोष की सलाह थी कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। तो यहाँ पर हिंदी को ग्रहण करने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी की ये संचालिका एनी बेसेंट ने कहा था, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देसी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है। वह यह उनका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि आपके उपयुक्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त प्रार्थना समाज संस्थापना 1867 ईस्वी संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग सनातन धर्म सभा स्थापना 1895 ईस्वी संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा रामकृष्ण मिशन स्थापना 1897 ईस्वी संस्थापक विवेकानंद जी आदि ने हिंदी प्रचार में योग दिया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपके इससे लगता है कि धर्म समाज सुधारकों की यह सोच बन चुकी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी आवश्यक है। वे जानते थे कि हिंदी बहुसंख्यक जन की भाषा है। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोग से सिर्फ इसी भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और भाषा आपकी कर सकते हैं। भावी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ाने का कार्य इन्हीं धर्म समाज सुधारकों ने किया। अब आइए कांग्रेस के नेताओं का योगदान यहाँ पर देखने वाले हैं। आपका ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में आपका यहाँ पर कुछ पॉइंटें दी गई हैं। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपका कांग्रेस के नेताओं का योगदान यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके कांग्रेस के नेताओं का योगदान क्या रहा, तो 1885 ईस्वी में आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे आपकी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा एवं राष्ट्रीय भाषा के प्रति आग्रह बढ़ता गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 1917 ईस्वी में यहाँ पर 1885 ईस्वी था आपके कांग्रेस की स्थापना में। और ये 1917 ईस्वी में आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे। उन्होंने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं कि और उनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि हिंदी सीखें। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब महात्मा गांधी जी के समय में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे और हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गंभीरता से विचार किया। तो ये 1917 ईस्वी में आपके भचौड़ में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा। अब गांधी जी का यहाँ पर हिंदी के रूप में आपके ग्रहण किए गए और यहाँ पर बताया भी गया है। और राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण या शर्तें होनी चाहिए। पहला क्या है दोस्तों, आपका 5 लक्षण, अमदलदारों मतलब राज्य की अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। और दूसरा यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
और तीसरा आपका उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। और चौथा, राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। और पांचवा, उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। अब आइए, आपके 5 आपके लक्षण थे। गांधी जी ने आपको ये बताए गए हैं कि कैसा होना चाहिए आपकी भाषा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने को प्रयाग भेजे जाएं और 6 उत्तरी भारतीय युवक को दक्षिणी भाषाएं सीखने तथा हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में भेजे जाएं। और इंदौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदी के कार्य को राष्ट्रीय व्रत बना दिया। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी जी को दक्षिण में मद्रास भेजा। गांधी जी के प्रेरणा से मद्रास 1927 ईस्वी एवं वर्धा 1936 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गईं। अब आइए नेक्स्ट पर। फिर यहाँ पर देखिए ये पॉइंट क्या कर रहा है। उस टाइम भेजे गए सब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस की सभा महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदी में चलाया जाए। इस प्रस्ताव से हिंदी आंदोलन का बड़ा बल मिला। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। वर्ष 1927 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा, वास्तव में ये अंग्रेजी में बोलने वाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते। वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं, जबकि हिंदी द्रविड़ प्रदेश में भी 3 महीने के अंदर सीखी जा सकती है। अब आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके वर्ष 1927 ईस्वी में आपके राजा गोपालधारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1928 ईस्वी में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भाषा संबंधित सिफारिश में कहा गया था, देवनागरी अथवा फारसी में हिंदी जानने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी। परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहा। सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी मत को अपना लिया गया। अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1929 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें आप कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न ही हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं, पर सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिला है। और वर्ष 1931 ईस्वी में ये पॉइंट दूसरा है। तो यहाँ पर आपके 29 हो गया। फिर इसके बाद इसके बीच में संघर्ष हुआ। फिर इसके बाद वर्ष 1931 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा, यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो संपर्क और भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों को, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। गांधी जी जनता की बात जनता की भाषा में करने के पक्षधर थे। समझ पा रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका वर्ष 1936 ईस्वी में गांधी जी ने कहा, अगर हिंदुस्तान को
सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1937 में, वर्ष 1937 ईस्वी में देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ। इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई और प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्रतर होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन जोर पकड़ता गया। 20वीं सदी के चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी थी। वर्ष 1942 से 1945 का समय ऐसा था जब देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। तब राष्ट्रभाषा से ओत-प्रोत जितनी रचनाएं हिंदी में लिखी गईं, उतनी शायद किसी और भाषा में इतने व्यापक रूप से कभी नहीं लिखी गईं। राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ राष्ट्रीयता के प्रबल हो जाने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट में आपके राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से आपके संबंधित और धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। आपके नाम है ब्रह्म समाज के लिए, तो ये कलकत्ता में है, ये मुख्यालय स्थापित है कलकत्ता में ब्रह्म समाज के लिए। और स्थापना आपकी 1828 ईस्वी में हुआ था और इस संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। और इनको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें एक में आपको धार्मिक स्वतंत्रता, आपकी जो है ना धार्मिक सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक धार्मिक आपके स्वतंत्रताओं के साथ साथ आपके हिंदी के स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे हिंदी आंदोलन से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके ये ब्रह्म जो समाज है आपके कलकत्ता में मुख्यालय है इनका, और ये स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। और ये दोस्तों आपके प्रार्थना समाज आपका जो है ना बम्बई में हुई। ये 1868 ईस्वी में आत्मारंगा पांडुरंग ने किया था। और आर्य समाज का ये बम्बई में हुआ था 1875 ईस्वी में, ये दयानंद सरस्वती ने की थी, क्योंकि अभी मैं बता कर आ रहा हूँ दोस्तों। और ये थियोसोफिकल हैं आपके अंडायर 1882 ईस्वी में, ये कर्नल H.S. आलंका एंड मैडम वलास्की आपके ये हैं। सॉरी दोस्तों, ये आपके सोसाइटी मद्रास के, इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है दोस्तों। ये दोनों एक नहीं है क्या? थियोसोफिकल सोसाइटी अंडायर मद्रास 1882 में कर्नल, हाँ दोस्तों ये एक में है। ये थियोसोफिकल सोसाइटी ये अंडायर मद्रास में 1882 ईस्वी में कर्नल H.A. आलंका एंड मैडम वलास्की आपके ये थे। ये सनातन धर्म वलावस्की सनातन धर्म सभा भारत वाराणसी 1895 ईस्वी में, पंडित दीनदयाल शर्मा धर्म महामंडल 1902 ईस्वी में। और इसकी नाम परिवर्तन देखिए, नाम परिवर्तन रामकृष्ण मिशन में बेलूर में 1897 ईस्वी में विवेकानंद जी। अब आइए नेक्स्ट पर, यहाँ पर राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित आपकी साहित्य स्थापनाएं हैं। और यहाँ पर नाम है और मुख्यालय कहाँ कहाँ है ये आपको यहाँ पर बताया गया, और स्थापना कब हुआ था। तो ये नागरी प्रचारणी सभा में आपकी ये काशी वाराणसी में हुआ था 1893 ईस्वी में। इनके संस्थापक त्रयी श्याम सुंदर दास राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह थे। और हिंदी साहित्य सम्मेलन आपके प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, और अब इस समय प्रयागराज हो गया है। फिर प्रयागराज, यहाँ प्रयाग, तो यहाँ पर दोस्तों 1910 ईस्वी में प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी। अब आइए नेक्स्ट पर, अब यहाँ पर नेक्स्ट में आपके गुजरात विद्यापीठ में अहमदाबाद 1920 ईस्वी में हुआ। तो मैं हुआ क्या चीज़ था, ये राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ था इसको ध्यान रखेंगे, ये आंदोलन से संबंधित है। आपका वहाँ पर जो वो पैराग्राफ आपको दिखाया गया था इमेज में, वो आपके स्थापना के लिए था, स्थापना के लिए धर्म और आपके सामाजिक
के लिए वहाँ स्थापना हुआ था। अब यहाँ पर राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित आपकी कहाँ कहाँ हुआ था, साहित्य संस्थाएं कहाँ कहाँ पर है, इसकी स्थापना, ये आंदोलन हिंदी आंदोलन है, कहाँ कहाँ पर हुआ था, कैसे, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आंदोलन आपके गुजरात विद्यापीठ में अहमदाबाद में हुआ था 1920 ईस्वी में, और बिहार विद्यापीठ में आपके जो पटना है, पटना, बिहार में पटना है, ठीक है, बिहार में पटना है, और ये बिहार विद्यापीठ पटना 1921 ईस्वी में वहाँ पर आंदोलन हुआ था हिंदी के लिए। और ये हिंदुस्तानी एकेडमी आपके इलाहाबाद में है जो 1927 ईस्वी में है। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार मद्रास सभा पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन आपके 1927 ईस्वी में हुआ था। और हिंदी विद्यापीठ आपके देवघर में हुआ था। आंदोलन आपके हिंदी विद्यापीठ के लिए देवघर में हुआ था जो 1929 ईस्वी में था। और ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आपके वर्धा में 1936 ईस्वी में हुआ था। और महाराष्ट्र भाषा सभा आपके पुणे में हुआ था 1937 ईस्वी में। और आपके बम्बई हिंदी विद्यापीठ में आपकी बम्बई में हुआ था 1938 ईस्वी में। और असम राष्ट्रभाषा और प्रचार गुवाहाटी समिति में आपके 1938 ईस्वी में आंदोलन हुआ था। और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में 1951 में फिर से हुआ था। बिहार विद्यापीठ और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ये पटना में 1921 और 1951 में अलग अलग हुआ था। और यहाँ पर बिहार राष्ट्रभाषा के लिए हुआ था, और वहाँ पर बिहार विद्यापीठ हिंदी आंदोलन के लिए हुआ था, और यहाँ पर राष्ट्रभाषा के लिए हुआ था ये आंदोलन। और वो कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय हिंदी संस्था जो नई दिल्ली संघ के लिए है, ये 1964 ईस्वी में हुआ था। और नागरी लिपि परिषद आपकी नई दिल्ली 1975 ईस्वी में हुआ था। अब आइए नेक्स्ट पर। यहाँ पर दोस्तों आपके हिंदी आंदोलन अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से आपका अगला वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व, यहाँ से आपका अगला वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें आपको एक एक शब्द बताया जाएगा, कब कहाँ क्या चीज़ें हुई थी, और आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों और पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ पर ये तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, मैं उसको बता रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चन ऑप्शनल बनाए जाएंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।